Good morning and welcome to the Parvaz Technical Institute. So today we will enter in the basic laws. बेसिक लॉज देखिए, बेसिक लॉज में हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज है। कौन कौन सा? ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ। अरे वही किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। केसीएल एंड केवीएल क्या क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज हम बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। और ओम्स लॉ को देखने से पहले हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या स्टडी किए थे? पिछली क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में स्टडी किए थे। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सोर्सेस हमने पढ़ा था। एक्टिव सोर्सेस में दो तरह का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फुल डिटेल्स में पिछली लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे। अब इस क्लास में हमें उसका एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेना है। क्या? इन बेसिक लॉज से पहले, जिसका इस्तेमाल हम बेसिक लॉज में और मेथड्स ऑफ एनालिसिस में करने वाले हैं। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस में हम लोग पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस दिख रहा है। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला है कि पेपर पेन लेके बैठिए, नोटबुक के साथ बैठिए या फिर पैड के साथ कुछ पेजेस लेके बैठिए और उसी को स्टेपल्ड कर लीजिएगा हर लेक्चर के बाद, वही आपका नोट्स होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां वोल्टेज सोर्सेस को का कॉम्बिनेशन करना है तो कितने तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम जानते हैं? दो तरह के। कौन कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम वोल्टेज सोर्सेस को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो देखते हैं हम दो वोल्टेज सोर्सेस को सीरीज कनेक्ट करके। लेट अस अज्यूम दिस इज V1 एंड दिस इज V2। अब हम जानना चाहते हैं इसके क्रॉस का। लेट अस अज्यूम ये टर्मिनल A और टर्मिनल B है और इसके क्रॉस का वोल्टेज यदि हम VAB बोलें तो हम जानना चाहेंगे कि ये VAB होगा किसके बराबर। तो देखिए दोस्त, हमेशा ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन पार्ट है, हर जगह यूज होगा इसका, कि जब दो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज कनेक्टेड हो और बाई अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड हो। क्या? अपोजिट पोलैरिटी के थ्रू कनेक्टेड हो। किसके थ्रू? अपोजिट पोलैरिटी के थ्रू। तो क्या लिखेंगे? दोनों ही वोल्टेज सोर्सेस का इक्विवेलेंट क्या होगा? समेशन V1 प्लस V2। क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा। अब देखिए, यदि ये सोर्सेस, ये एक ऐसे है हमारा सीरीज का, इसको सीरीज का आप फर्स्ट बोल सकते हैं। देखिए, जितने भी पॉसिबल कनेक्शंस हम बताएंगे सोर्सेस का, करंट सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, मिक्स वोल्टेज करंट का, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय एवरीवन। सब लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नहीं तो सर्किट सॉल्विंग में कहीं कहीं आप गलतियां कीजिएगा, जहां एक से ज्यादा सोर्सेस सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या करें, जोड़ दें, घटा दें, किसको लें, किसको रिडंडेंट करें। तो देखिए, यहां ये एक केस था। अब देखिए, अब हम केस नंबर 2 ले रहे हैं यहीं पे। देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों किसमें है? अपोजिट में है। किसमें कनेक्टेड है? अपोजिट पोलैरिटी के थ्रू। इसका माइनस इसके प्लस के साथ कनेक्टेड है। अब सेकंड केस में हम क्या कर दे रहे हैं? इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दे रहे हैं, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब देखिए, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? अपोजिट पोलैरिटी के थ्रू। पहले कनेक्टेड था, अभी कनेक्टेड है सेम पोलैरिटी के थ्रू। तो जब भी सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड होगा
प्लस प्लस या माइनस माइनस, यहां माइनस माइनस से कनेक्टेड है, तो हम एक वोल्टेज सोर्स को रेफरेंस लेंगे। किसी को आप रेफरेंस ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप V1 को रेफरेंस लेंगे तो लिखेंगे V1 माइनस V2, और यदि V2 को रेफरेंस लेंगे तब लिखेंगे, और हम यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा रेफरेंस चेंज होगा तो लिखेंगे V2 माइनस V1, रेफरेंस चेंज होगा तब लिखेंगे V2 माइनस V1। अब देखिए यहां ये जो फिगर आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे अब देखिए वहां तीन सोर्सेस कनेक्टेड है, तीन सोर्सेस कनेक्टेड है और उसका इक्विवेलेंट डिफाइन करना है हमें। देखिएगा आप इस V1 को देखिए, V2 को देखिए और V3 को देखिए, ये V1, V2 और V3, यहां देखिएगा हम लिख दे रहे हैं, ये V1 है, ये V2 है और ये क्या है, V3 है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। देखिए वहां पे हमने लिखा है। अब हम किसी एक को रेफरेंस ले रहे हैं, किसको रेफरेंस ले लें दोस्त, V1 को रेफरेंस मान लें, रेफरेंस मान लें V1 को। जब V1 को रेफरेंस मान लेंगे तो क्या करें, V1 लिख लिए। अब देखेंगे हम कि V1 के साथ V2 कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सेम पोलैरिटी के साथ, दोनों का निगेटिव। तो क्या करें, V1 में से V2 को माइनस कर दें, V1 माइनस V2। अब देखेंगे V1 के रिस्पेक्ट में V3 कैसे कनेक्टेड है, तो दिखा हमें कि इसका वाला निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड है। तो क्या लिख लें, प्लस V2। यहां भी देखिए यही चीज इक्विवेलेंट में लिखा हुआ है, V1 प्लस V3, सॉरी ये V3 होगा दोस्त, ये क्या होगा, V3 होगा। V1 प्लस V3 माइनस V2, V1 प्लस V3 माइनस V2 विल बी द इक्विवेलेंट। तो ये फर्स्ट था। सेकंड देखिएगा, सेकंड ये है आपका, देखिए हम यहां से एक लाइन बाइफरकेट कर दें, इस तरफ वाला फर्स्ट है और इस तरफ वाला सेकंड है। तो ध्यान दीजिए, अब इस वाले में देखिए ये निगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये निगेटिव पोलैरिटी और ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब देखिए, अब हम को रेफरेंस लेने बोल रहा, फिर से V1 को रेफरेंस ले सकते हैं आप, यस यू कैन टेक। आप V1 को भी रेफरेंस ले सकते हैं और V2 को भी रेफरेंस ले सकते हैं, द रिजल्ट विल नॉट चेंज, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो जब इसको रेफरेंस ले लिए तो लिख लीजिए V1 अप, और पोलैरिटी यही वाला V1 का दिखाया जाएगा, जिसको रेफरेंस लेंगे उसी की पोलैरिटी शो होगी। अब देखिए इसके साथ ये अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड है, प्लस V2, इसके साथ ये V3 सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, माइनस V3। तो क्या, V1 प्लस V2 माइनस V3, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम करंट सोर्सेस को, अब किसको, करंट सोर्सेस को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। लेट्स सी, देखिए यहां अब करंट सोर्सेस आ गया, डिफरेंट करंट सोर्सेस को हमने कनेक्ट किया है। तो अब हम देखते हैं कि करंट सोर्सेस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा। देखिए अब हम करंट सोर्सेस के बारे में देख रहे हैं कि करंट सोर्सेस को जब हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए पहले हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देख रहे हैं। दो करंट सोर्सेस जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ध्यान से सुनिएगा, दो करंट सोर्सेस जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में यदि डायरेक्टेड होगा, देन द करंट सोर्सेस विल बी एडेड। तो इसका इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। ध्यान रखिएगा कब I1 प्लस I2 लिखेंगे, जब दोनों ही करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, तब हम दोनों ही करंट सोर्सेस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मे बी अपसाइड और मे बी डाउन साइड, यदि दोनों सेम साइड में होगा तो सेम डायरेक्शन के साथ दोनों सोर्सेस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट वन में, दूसरे में आइए, इसमें दो केसेस राइज करते हैं हम। कितने, दो केसेस। कौन कौन से केसेस, यहां देखिएगा। एक में हम रेफरेंस ले रहे हैं, देखिएगा अप वाले को,
एक में हम रेफरेंस किसको मान लिए, अप वाले को, मतलब I1 को। तो यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड होगा, कहां, अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है और एक क्या है, डाउनवर्ड है। और यदि अप वाले को आप रेफरेंस माने हैं तो आपको लिखना होगा I1 माइनस I2, एक इक्विवेलेंट। और दूसरा इक्विवेलेंट में आप क्या लिखेंगे, यदि आप डाउन वाले को रेफरेंस मान के रखे हैं, किसको, डाउन वाले को, तब आपको लिखना होगा I2 माइनस I1। I2 माइनस I1, ठीक। अभी हमने क्या देखा कि यदि दोनों करंट सोर्सेस सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, देन द करंट सोर्स विल बी एडेड। इफ दे विल बी डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन द करंट सोर्स विल बी सब्सट्रैक्टेड। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए यहां पे दोनों ही केसेस के बारे में बात की गई है। देखिए यहां जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें भी सेम चीज लिखा गया है। ये फिगर नंबर ए, बी, सी और डी, सेम बात लिखी गई है जो हमने यहां किया है। देखिए व्हेन बोथ द करंट सोर्सेस आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, द सोर्सेस विल बी एडेड। सेकंड में देखिए, एक ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन बोला I1 बड़ा होगा। I1 बड़ा होगा इसका मतलब ये नहीं है, हमने बोला आपको रेफरेंस मान के चलना है। यदि बड़ा होगा और डायरेक्शन अपर दिखाया जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस चूज करते हैं कि किस डायरेक्शन में लेना है। यदि अपसाइड करंट फ्लो कर रहा हो का डायरेक्शन हमें एज्यूम करना है तो I1 माइनस I2 को रखेंगे। और यदि इसी में देखिए डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो क्या लिखेगा, लिखेंगे हम I2 माइनस I1 लिखेंगे। यहां गलती लिख दिया है। अब देखिए यदि दोनों ही करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, देन क्या करें, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके दोनों सोर्सेस को क्या कर दें, ऐड कर दें। अब देखिए इसके अलावा अभी तो हमने आपको बोला था कि सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट किया जा सकता है, वोल्टेज और करंट दोनों को। तो अब हम देखते हैं वोल्टेज को यदि पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अब देखिए यहां नेक्स्ट केस में, अब हम करंट सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। कैसे कनेक्ट कर दिए, सीरीज में। अभी तक हमने पैरेलल में कनेक्ट रखा था। देखिए I1 और I2 दोनों एक ही ब्रांच में फ्लो कर रहा है। I1 और I2 दोनों एक ही ब्रांच में दिखाया गया है। इज इट पॉसिबल कि एट एन इंस्टेंट एक ब्रांच में एक टाइम पे दो करंट होगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सो हमने इसका रिजल्टेंट क्या लिखा है कि इट मस्ट दैट कि I1 इज इक्वल टू I2। कभी कभी डायरेक्शन अपोजिट कर देगा, डायरेक्शन अपोजिट कर देगा तो क्या लिखेंगे, यदि I1 अपवर्ड डायरेक्शन में और I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही ब्रांच में, तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 या I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1। तो देखिए उसको वो भी देख सकते हैं आप यहां पे, यदि एक ही साथ दो करंट को दिखा दे और दोनों का डायरेक्शन यदि अपोजिट हो, ये I1 है और ये क्या है, I2 है, तब इसका इक्विवेलेंट हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2। मींस वैल्यू सेम होगा, वैल्यू में कोई, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और लिटरली यदि ऐसा कहीं करंट सोर्स इस केस वाला कहीं होगा, इट मींस दैट कि इट कैन नॉट पॉसिबल, यदि कहीं दिखाया गया है, इट मींस दैट कि बोथ द करंट I1 एंड I2 आर इक्वल। यदि ये इक्वल नहीं है, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो दो ध्यान रखिएगा, टू करंट सोर्सेस विल नेवर बी कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जा सकता है इन द सेम डायरेक्शन। सो ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्किट के किसी एक ब्रांच में, सर्किट के किसी भी एक ब्रांच में एक टाइम पे एट एन इंस्टेंट सिर्फ एक ही करंट फ्लो करेगा, दो करंट फ्लो नहीं करेगा। नाउ लेट्स कम टू द वोल्टेज सोर्सेस। हमने वोल्टेज सोर्सेस में अभी पहले उसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, अब हम देख लेते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए व्हेन टू वोल्टेज सोर्सेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इट मस्ट दैट कि द कनेक्टेड वोल्टेज सोर्सेस हैव द सेम वोल्टेज। याद कीजिए, कहीं पढ़े होंगे आप, कहीं तो पढ़े होंगे। देखिए जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे होंगे या सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे होंगे,
जब ट्रांसफॉर्मर या सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का केसेस क्या था, ऐसा ही था, कुछ कंडीशन था, क्या था कंडीशन कि द ट्रांसफॉर्मर्स और द अल्टरनेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल मस्ट हैव द सेम वोल्टेज, मस्ट हैव द सेम वोल्टेज। यदि वोल्टेज सेम नहीं होगा तो क्या होगा, करंट लोड को देने के बजाय ये एक दूसरे में सर्कुलेट कर लेगा, ठीक। सो इट मस्ट दैट कि यदि दो वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दो वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देन इट इज मस्ट दैट बोथ द सोर्सेस हैव द सेम वैल्यूज। यदि वैल्यू सेम नहीं हुआ, यदि वैल्यू सेम नहीं हुआ तो हमें इस कॉम्बिनेशन का कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। अब देखिए एक डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन हमने किया है। हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये रेसिस्टर। तो इस वोल्टेज की वैल्यू इस टर्मिनल ए और बी पे चेंज नहीं होगी, मींस किसी भी पैरेलल रेसिस्टर्स के अक्रॉस का वोल्टेज जिस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगा होगा उसी के बराबर होगा। सेकंड केस में देखिएगा, ये फर्स्ट था, सेकंड में देखिए किसी करंट सोर्स के यदि सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये क्या है, करंट सोर्स, करंट सोर्स के सीरीज में रेसिस्टेंस लगा है, देन जो रेसिस्टेंस से होकर ये करंट फ्लो करेगा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मींस ये टर्मिनल ए और बी बोले तो इस टर्मिनल ए और बी से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। मींस किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा होगा तो उस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा, और किसी करंट सोर्स के यदि सीरीज में रेसिस्टर लगा है या कोई भी लोड एलिमेंट लगा होगा तो उससे होकर फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यस देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, जो अभी हम देखेंगे आगे ओम्स लॉ में, लेकिन इससे होकर फ्लो करने वाला करंट चेंज नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स V और एक करंट सोर्स I को क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लोग परेशान हो जाते हैं कि करें क्या, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है एक ही साथ। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको पिक करें, वोल्टेज को या करंट को। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी वोल्टेज और करंट सोर्सेस कभी भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, देन वी विल ऑलवेज चूज द वोल्टेज सोर्स। द करंट सोर्स विल हैव अ रिडंडेंट वैल्यू। करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी। अब पूछिएगा कैसे, तो देखिए इसका वेरिफिकेशन। लेट अस अज्यूम इन दो टर्मिनल से कनेक्ट करके एक रेसिस्टर आर को कनेक्ट कर दिया हमने। ये टर्मिनल ए था, बी था, ये वी और ये आई। अब आप हमें बताइए कि इस रेसिस्टर से होकर जो करंट फ्लो करेगा आई आर इज इक्वल टू व्हाट, हमने बोला पैरेलल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, वी के बराबर होगा। सो वी आर, आई आर जो इससे होकर फ्लो करेगा वो क्या होगा, वी बाई आर के बराबर होगा। क्या ये करंट को इफेक्ट डाल पाया इस रेसिस्टर से होकर फ्लो करने वाले करंट पे, नहीं डाल पाया। सो द करंट हैज अ रिडंडेंट, इसकी कोई महत्व नहीं बच जाती, कोई वैल्यूएशन नहीं बच जाता। व्हेन वोल्टेज सोर्स एंड अ करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द वोल्टेज सोर्स will be taken in account and leave the current source while analyzing the circuit। हाँ, यदि सुपरपोजिशन लगाना होगा, यदि पावर पूछ लिया होगा, सुपरपोजिशन लगाना होगा तब भी, और यदि एक सर्किट है इस तरह से लोड दे दिया, दोनों को बैक टू बैक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, देन इट इज ऑलवेज कि हम इसको क्या कर ले, अकाउंट में ना लें। हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट अज्यूम यदि ये लोड रेसिस्टेंस है हमारा, ये क्या है, लोड रेसिस्टेंस है, और एल जिसको हम बोल रहे हैं
लोड रेसिस्टेंस है, तो लोड रेसिस्टेंस से होकर फ्लो करने वाला करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे, ना कि I पे। तो इस लोड करंट से कितना करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है? वोल्टेज सोर्स, ना कि करंट सोर्स। सो करंट सोर्स इज redundant and voltage source is taken in account when a voltage source and a current source is connected in parallel. Now come to the next one. It is also one of the most important combination. This is A and B. अब देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक करंट सोर्स है। अब हम इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया? अब हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो देखिए when a voltage source and a current source is connected in series back to back in a single branch, ध्यान रखिएगा, in a single branch, when a voltage source and a current source is connected in series, then the current source will be taken in account and voltage source is redundant because, अब देखिए इसका वेरिफिकेशन, तो देखिए हम इसका वेरिफिकेशन यहां पे दे रहे हैं आपको। एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स को क्या किया गया है? पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में कनेक्ट किया गया है? नहीं, सीरीज में। पैरेलल वाला केस हमने इससे पहले देखा था। अब देखिए इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक लोड रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए, एक लोड रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए। ये V है और ये I है, यही वाला ये टर्मिनल A और टर्मिनल B है, ठीक। अब इस लोड रेसिस्टेंस से होकर कितना करंट फ्लो करेगा? इट इज ऑब्वियस दैट दिस विल बी इन सीरीज, तो करंट क्या हो जाएगा? इससे भी फ्लो I करेगा। इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? VL किसके बराबर लिखेंगे? I इंटू RL के बराबर, I इंटू RL के बराबर लिखेंगे। अब देखिए क्या इस वोल्टेज सोर्स का कोई इफेक्ट आया इस लोड रेसिस्टेंस पे? नहीं, ना तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज इस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहा है और ना ही इससे होकर फ्लो करने वाला करंट इस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। सो द वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट व्हेन अ वोल्टेज सोर्स एंड अ करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में वोल्टेज और करंट सोर्स कनेक्टेड होगा तो हम किसको अकाउंट में रखेंगे? करंट सोर्स को, और वोल्टेज सोर्स को छोड़ देंगे, वो हमारा एनालिसिस का पार्ट नहीं होगा। बिकॉज जो भी लोड कनेक्टेड होगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, उस पे कोई इफेक्ट इस वोल्टेज सोर्स के कारण नहीं आने जा रहा। लोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा ये भी एक करंट सोर्स डिसाइड करेगा, और लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये भी एक करंट सोर्स ही डिसाइड करेगा। देन दिस वोल्टेज सोर्स इज जस्ट रिडंडेंट। याद रखिएगा इस चीज को, सर्किट में दे देगा कभी कभी और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग वोल्टेज को चूज कर लेते हैं, करंट को छोड़ देते हैं या सुपरपोजिशन लगा देते हैं। नहीं, सुपरपोजिशन भी नहीं लगाना है आपको यहां पे, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच में कनेक्टेड। हाँ, यदि दोनों अलग अलग ब्रांच में कनेक्टेड होगा देन यस we will apply the superposition theorem, but when both the sources are connected back to back in a single branch then we cannot apply here the superposition। एक को हमको redundant रखना पड़ेगा, then you can able to solve the circuit। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। तो अब हम सोर्स खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट क्या होने वाला है हमारा? रेसिस्टर। तो रेसिस्टर को समझने से पहले और प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल विच इज रेसिस्टेंस, उसको समझने से पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करनी होगी। और बात इस बारे में करनी होगी कि कंडक्टर के इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता कैसा है, और तब हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड
कर पाएंगे कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस, व्हाट इज द रेसिस्टेंस एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर। सो लेट्स कम। अब देखिए एक वोल्टेज सोर्स हमने भी कनेक्ट किया है, एक वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट किया है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से। दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने इस ईएमएफ को, ये क्या है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इस पॉजिटिव आयन से आके क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। फिर एनर्जी मिलेगा, यहां आएगा, इससे आकर कोलाइड करेगा, फिर एनर्जी मिलेगा, इससे आकर कोलाइड करेगा, फिर इससे आकर कोलाइड कर सकता है ये, फिर यहां से यहां आ जाएगा, इससे आकर कोलाइड करेगा, इससे आकर कोलाइड करेगा, और तब फाइनली ये क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल पाएगा कंडक्टर से। तो ये जिगजैग पाथ में जो ट्रेवल करता है और जिस वेलोसिटी के साथ इस जिगजैग पाथ पे ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल रहा था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से डिनोट करते हैं, वी स्मॉल डी। ये क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ये तो करंट फ्लो दिखा हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ले रखा है किसका, फ्लो ऑफ करंट का। आपको ध्यान होगा पिछली लेक्चर्स में जब हम वोल्टेज और करंट के बारे में बात कर रहे थे, लेक्चर नंबर 2 में, तो हमने बात की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कि क्या होगा डायरेक्शन इसका। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से, जब इसको इस ईएमएफ ने, सोर्स ने, ईएमएफ और वोल्टेज सोर्स ने इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाया, और जब ये चलना चालू किया तो ये किससे आकर कोलाइड कर गया, निगेटिव चार्जेज है, मोशन में होगा, फिर भी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट तो होगा। यदि निगेटिव चार्जेज होता तो उससे रिपेल कर जाता, लेकिन हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। इसका कारण यह कि हम आपको एनर्जी भी बता पाएंगे। ये जो हीट आपको, जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर से होकर, तो जो कंडक्टर के सरफेस पे आप हीट सेंस करते हैं, वो उस हीट के बारे में, वो हीट कहां से जनरेट होता है, हम वो भी यहीं से आपको डिस्क्राइब करेंगे, यहीं से समझा देंगे। इसलिए हमने यहां पॉजिटिव चार्जेस को एज्यूम किया। आप निगेटिव एज्यूम कर सकते हैं, निगेटिव एज्यूम कीजिएगा तो उससे रिपेल कर जाएगा, बस इतना ही अंतर है। अब देखिए वेलोसिटी में था, इस पॉजिटिव आयन से आकर क्या हो गया, कोलाइड कर गया। अब कोलाइड किया तो इसने अपनी एनर्जी यहां भी डेसिपेट की, फिर इसको ईएमएफ सोर्स एनर्जी प्रोवाइड किया, ये फिर मूव करना चालू किया, फिर यहां पे आके ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिर यहां पे आके ये कोलाइड किया, यहां से चलना चालू किया, यहां इस एटम के पास फिर कोलाइड किया, फिर चलना चालू किया, यहां कोलाइड किया, फिर यहां आके कोलाइड किया, और हर कोलिजन में हमें पता है, हमने बेसिक पढ़ा है कि कोलिजन में एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो जितना एनर्जी हर बार ये ईएमएफ और वोल्टेज सोर्स इस फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा रहा था, वो हर कोलिजन में, हमने एक ही इलेक्ट्रॉन का यहां पे एजम्पशन लिया है, हर कोलिजन में अपनी एनर्जी क्या करते जा रहा है, डेसिपेट करते जा रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज करते जा रहा है। कोलिजन होगा, इट इज ऑब्वियस, जनरल कोलिजन में भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे देन तब एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, हमने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, हमने आपको बताया था कि जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से होकर, तो 6.24 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर फ्लो कर रहे होंगे, तब हम बोलते हैं कि किसी कंडक्टर से होकर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो कर रहा होगा, और सब किसी ना किसी, या तो निगेटिव आयन से रिपेल हो रहा होगा या पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर रहा होगा, और जो उस रिपल्सन और कोलिजन में एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी हमें इस कंडक्टर के सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ हीट सेंस होता है। तो आगे चल के जब हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे, अभी
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कितना एनर्जी डेसिपेट होता है और एंड हाउ वी विल कैलकुलेट। अब देखिए, तो ये तो एनर्जी डेसिपेशन की बात हो गई। हमने दो चीज अभी तक देखा कि हाउ इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड अ कंडक्टर, इस तरह से जिगजैग पाथ में मूव करता है। अब रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो, यदि ये पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव ना होता तो निगेटिव आयंस होता, तो यदि ये पॉजिटिव आयंस ना होता तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट हो पाता? क्या नहीं हो पाता। तो जब अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता तो इसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता क्या? कोई रुकावट आती क्या? नहीं आती। तो ये सीधा सीधा मूव कर लेता है ऐसे। लेकिन इन पॉजिटिव आयंस के कारण या फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा था, या तो इसको इसके पास से गुजर रहा था, यदि निगेटिव आयन होता और उसके पास से इलेक्ट्रॉन गुजरता तो उसको रिपेल कर देता, और ये पॉजिटिव आयन है और इसके पास से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा था तो उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो इसके जो पाथ में रुकावट आई, ऑब्स्ट्रक्शन आया, किसके? इस फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में मूव करने में, ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। पाथ में रुकावट, इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलेंगे? हम करंट बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन में रेसिस्टेंस का कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस, इज नोन एज रेसिस्टेंस। आया समझ में? फिर से देख लीजिए, यदि यह पॉजिटिव आयन नहीं होता, यहां यदि यह पॉजिटिव आयन नहीं होता इन कंडक्टर्स में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा मूव कर जाता। ये देखिए ऊपर में एक लाइन बनाए हैं, सीधा सीधा मूव कर जाता। लेकिन इसके होने के कारण अट्रैक्ट हो जा रहा है ये किसकी ओर? इन पॉजिटिव आयंस की ओर। मतलब ये पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है? इसको फ्रीली मूव करने में से रोक रहा है, फ्रीली मूव करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। है समझ में? तो देखिए, अभी जो हम लोग देखे थे, यही वाला, ये जो स्क्रीन पे अभी फिगर दिख रहा है, इसी तरह के फिगर्स में एक्सप्लेन किए थे। तो फिर से आप देख सकते हैं इसको, ये पॉजिटिव आयंस है और ये हमारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, ये जैसे ही ये ईएमएफ सोर्स जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड जब करवा रहा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है? ये मूव करना स्टार्ट तो कर रहा है, लेकिन बेचारा अट्रैक्ट हो जा रहा है किसके तरफ? पॉजिटिव आयंस के तरफ। और पॉजिटिव आयन चूंकि ये स्पीड में था, ट्रेवल कर रहा था, दौड़ रहा था, मूव कर रहा था, इसके पास कुछ अपनी स्पीड थी। स्पीड कहां से? बिकॉज ये ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने जो एनर्जी प्रोवाइड किया था, करवाया था, जिससे ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कुछ स्पीड आ गया था। अब ये जाके उसी स्पीड के साथ इस पॉजिटिव आयन से क्या कर गया? कोलाइड कर। तो ये रेगुलर कोलिजन्स होते रहता है। ये हमने सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की। और यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो लेट अस अज्यूम, यदि हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और यदि ये पॉजिटिव आयंस नहीं होते, तो देखिए इसका मूवमेंट स्ट्रेट लाइन होता, यहां से सीधा यहां तक आ जाता। क्या इसके रास्ते में कोई रुकावट है क्या? नहीं। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को चलने से रोक रहा है, फ्रीली मूव करने से रोक रहा है। इसी मूवमेंट के ऑब्स्ट्रक्शन रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी को मटेरियल का क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। एंड नाउ कम टू द डिफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। It is represented by capital R. It is represented by capital R. तो
डिफिनेशन होगा क्या, अभी हमने बताया, देखिएगा, Material in general have a characteristic behavior of resisting flow of electric charge। अभी क्या कर रहा था, पॉजिटिव आयंस फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, रोक रहा था। दिस फिजिकल प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू रेसिस्ट करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल आर। और यही वो प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ द मटेरियल कि वो कितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक सकता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है हमारा, फ्लो ऑफ करंट है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है हमारा, फ्लो ऑफ करंट है। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के इनसाइड मूव करने से रोक सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। सिंबल इज और से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सर्किट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रेसिस्टेंस का, यही कैपिटल आर हम लिखते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन। कभी सोचे कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्यों, ऐसा जिगजैग रेसिस्टेंस का सिंबल क्यों बनाते हैं हम, ऐसा इसीलिए दोस्त कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, जिगजैग पाथ में चल रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या चल रहा था, ऐसे ऐसे पाथ में चल रहा था, और तब वो कंडक्टर से बाहर निकल रहा था, इसी तरह के जिगजैग पाथ में चल रहा था वो। इसीलिए इस रेसिस्टेंस का सिंबल हम इस जिगजैग पाथ में, और जैसे यदि पॉजिटिव आयंस ना होता, यदि पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट नहीं होगा मटेरियल में, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने इसको फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है जो सर्कल के अंदर है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या वो जिगजैग पाथ में चलता, कभी नहीं चलता भाई जिगजैग पाथ में। जब रास्ता में कोई रुकावट होगा ही नहीं, तो आप फ्रीली स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मूव करेंगे, यस। तब इलेक्ट्रॉन, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई पॉजिटिव आयन कोई निगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव कर जाता। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस इनसाइड द मटेरियल, इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो जा रहा है, जिगजैग हो रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। इसीलिए हम सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल क्या देते हैं इसका, इस तरह का जिगजैग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखिए, अब हम कैसे पता करें कि कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है हमारे पास, और उस कंडक्टिंग लेट से जो यही हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, जो मानना है मान लीजिए, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाउ वी विल डिफाइन। लोग बोलते हैं ओम्स लॉ से डिफाइन करते हैं, ओम्स लॉ अभी पढ़ाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आर। बोलते हैं यही रेसिस्टेंस होता है, वोल्टेज बाई करंट का रेशियो रेसिस्टेंस होता है। अरे भाई, अभी तक ओम्स लॉ, इसलिए हम इसे ओम्स लॉ के पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं, नहीं, ये गलत चीज। जब रेसिस्टेंस, जब कंडक्टर बना नहीं था, जब उसको किसी वोल्टेज और करंट सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं किया था, तब क्या उसके पास रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं थी क्या, थी। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर का, देखिए हमारे पास तीन पैसिव एलिमेंट्स है, कौन कौन सा, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस, तीनों इससे होकर फ्लो करने वाली करंट और इसके अक्रॉस के वोल्टेजेस पे कभी डिपेंड नहीं करता। लेट अस अज्यूम आपकी एक कंपनी है, आप लेट अस अज्यूम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का आप सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपको एक इंडक्टेंस चाहिए, सर्टेन वैल्यू की इंडक्टेंस चाहिए आपको। आपने किसी कंपनी को टेंडर दिया कि भाई साहब हमें इतनी वैल्यू के एक इंडक्टेंस मैन्युफैक्चर करके दे दो। तो जब तक वो इंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं हुआ होगा, या मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद जब तक वो करंट और वोल्टेज के साथ
करंट और वोल्टेज के साथ जब तक उसको टेस्ट न किया गया होगा तब से पहले हमें पता ही नहीं होगा कि उसके इंडक्टेंस क्या है, तो हम बना कैसे दिए, उसको मैन्युफैक्चर कैसे कर दिए? नहीं, कभी भी वोल्टेज और करंट पे रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेस की वैल्यूज कभी भी उससे होकर फ्लो करने वाले करंट और उसके अक्रॉस के वोल्टेजेस पे डिपेंड नहीं करता। यस, वो प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे। उस मटेरियल, जिस मटेरियल से ये डिवाइसेस बने, ये पैसिव एलिमेंट्स बने होंगे, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मींस कौन सी प्रॉपर्टी? लेंथ क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहा है। यदि इंडक्टेंस है, पढ़ेंगे हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में। इंडक्टेंस है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपेसिटर है तो प्लेट की एरिया क्या है, रेसिस्टेंस है तो अभी देख रहे हैं हम। देखिए, लेट अस अज्यूम एक छोटा सा कंडक्टर है मेरे पास। लेट दिस इज अ कंडक्टर वी हैव एंड लेट इट हैज अ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। एरिया क्या है? A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट हैज अ रेसिस्टिविटी रो। ये क्या है? रेसिस्टिविटी। देन हम लिखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम जब दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या लिखें? देखिए क्या लिख लें? और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहां से हटाएंगे तो इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। यही है हमारा रो L बाई A। रो क्या है हमारा? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेसिस्टिविटी है, मटेरियल की रेसिस्टिविटी है। अब यूनिट के बारे में बात कर लें। यूनिट क्या होगा रेसिस्टेंस का? ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। अब अभी हमने लिखा R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो इज द रेसिस्टिविटी एंड नाउ आई वांट टू नो द यूनिट ऑफ दिस रेसिस्टिविटी। तो क्या लिखें? रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। अब यूनिट इस रो का क्या लिखेंगे? देखिएगा, R का यूनिट ओम, A मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में हमने बोला था, हर कुछ एसआई यूनिट में पढ़ेंगे हम, एंड लेंथ का मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब देखिए आपको स्क्रीन पे यहां पे कुछ मटेरियल्स दिख रहे होंगे। उन मटेरियल्स का कॉमन मटेरियल्स है जिसकी रेसिस्टिविटी ओम मीटर में गिवन है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दो मटेरियल, ऊपर वाला कॉपर और सिल्वर, और ये बीच वाला जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनकी वैल्यूज को आपको याद रखना है। देख लीजिए क्या होगा सिल्वर की रेसिस्टिविटी। देखिए 1.64 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कॉपर की 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। जर्मेनियम की एंड सिलिकॉन की, जर्मेनियम की 47 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम मीटर एंड सिलिकॉन की 6.4 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम मीटर।
तो ये चार आपको मिनिमम याद रखना है, चार आपको मिनिमम याद रखना, क्योंकि ये दोनों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो बिना जर्मेनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, और जब आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, सिल्वर क्या है हमारा बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, और ज्यादातर जो डिजाइनिंग का काम होता है हमारा वो कॉपर मटेरियल से होता है। तो आपको एल्यूमिनियम भी देखना, क्योंकि पावर सिस्टम में एल्यूमिनियम का काम आएगा आपका। जितने भी ट्रांसमिशन वायर्स हैं सब एल्यूमिनियम का एलॉय है, प्योर एल्यूमिनियम तो नहीं है लेकिन एल्यूमिनियम का एलॉय है। So now comes to the Ohm's law। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही है हमारे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ये ओम्स लॉ दिया था। इनिशियली इनकी थ्योरी बहुत ही कंट्रोवर्सी में थी, बहुत कंट्रोवर्सी थी, इनका बहुत क्रिटिसाइज हुआ कि पता नहीं क्या क्या दे दिया है लाके। 1826 ईस्वी में जब इन्होंने इन 1826 जब इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, उस समय लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये थ्योरी इनकी सही है। कौन सी थ्योरी ओम्स की क्या थी कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। या ये कंडक्टर के फॉर्म में था और एक रेसिस्टर के फॉर्म में था। अभी हम दोनों को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। देखिए हमारे इलेक्ट्रिकल में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटलिस्ट हुए हैं। एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट ये हैं जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने हमें ओम्स लॉ प्रोवाइड करवाया, और दूसरे एक्सपेरिमेंटलिस्ट रहे हमारे फराडे साहब। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। ये लोग एक्सपेरिमेंटल के थ्रू रिजल्ट देते थे। तो ये जो ओम्स लॉ है इट इज अ रिजल्ट गिवन बाय एक्सपेरिमेंटल्स, एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट गिवन है। तो देखिए ओम्स लॉ का हम दो स्टेटमेंट आपको दिखा रहे हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिएगा, ओम लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर। देखिए ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक है इसमें। पढ़िए आप इस डिफिनेशन को फिर से। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज V अक्रॉस अ रेसिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही था, रेसिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर। क्या बोले ओम साहब कि भाई साहब ये जो कि ये एक रेसिस्टर है, अभी हमने बोला था रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर से होकर यदि कोई करंट फ्लो करता है I, कोई करंट फ्लो करता है I, तो जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा ना, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही बोले ओम साहब ने। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे यहां से, V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन साथ में कंडीशन क्या लगा दिया उन्होंने कि भाई साहब टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा, जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा, मटेरियल की कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी दोनों वेरी कर जाएगी। और जैसे ही कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी वेरी की तो आपको सोर्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाया होगा या इससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, और वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर जाएगी, बिकॉज ये रेसिस्टिविटी, और जब रेसिस्टिविटी चेंज कर जाएगा तो रेसिस्टेंस भी मटेरियल का चेंज कर जाएगा। आगे हम ये भी पढ़ेंगे अभी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस रेसिस्टेंस पे। तो क्या होगा इसका कंडीशन, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट व्हाइल अप्लाइंग ओम्स लॉ, बी केयरफुल दैट द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। और यही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां आया, इसको आप अपोजिट चेंज करके भी लिख सकते हैं। यही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया R
इंटू आई, यही आर क्या है हमारा, रेसिस्टेंस, और यही क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहां कि वी मस्ट टेक द पैसिव साइन कन्वेंशन, वी मस्ट टेक द पैसिव साइन कन्वेंशन। पैसिव साइन कन्वेंशन कहने का क्या मतलब, पैसिव साइन कन्वेंशन कहने का यह मतलब कि जब ये क्या है, रेसिस्टेंस जो है ये एक पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, क्या करेगा, पावर डेसिपेट करेगा। और पावर कोई कब डेसिपेट करेगा, लेक्चर नंबर 3 जहां हमने पावर और एनर्जी डिस्कस किया था। तो देखिए, जब कोई करंट किसी भी मटेरियल में, किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में यदि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर जाता था, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर जाता था, तब हम कहते थे वो कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। सो बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द ओम्स लॉ, बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द ओम्स लॉ, कि यदि सर्किट में साइन गिवन है वोल्टेज का, साइन गिवन है, तो केवीएल लगाते समय आपको केयरफुल रहना है। हम आएंगे केवीएल में तो और इस चीज का वहां डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इसका क्या यूज रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि V इज इक्वल टू आई आर, जो हम ओम्स लॉ से अभी लिख पा रहे हैं, आई इंटू आर और आर इक्वल टू आई इंटू आर, वो तभी लिख पा रहे हैं जब इसका पैसिव साइन कन्वेंशन था। यदि साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा तो हमें यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। एंड नाउ कम टू द सेकेंड डिफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, the current flowing through a conductor is proportional to the applied voltage across the conductor। अब देखिए, आप यहां बात ध्यान देने वाली क्या है, वहां पे हमने किसको घेरा था, सर्कल किया था, रसिस्टर को। यहां किसको सर्कल कर रहे हैं, कंडक्टर को। वो वाला जो था फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, पहला वाला स्टेटमेंट था, वो रसिस्टर के लिए था, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है। तो क्या बोला गया कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। क्या बोला गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे हैं, आई इज इक्वल टू जी इंटू भी। जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज कंडक्टेंस, एंड दिस इज नोन एज कंडक्टेंस। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट ओम साहब ने दिया है। अब ध्यान दीजिए कि यदि हमारे पास मटेरियल एक ही है, उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होगी। कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होगी। इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग द आइडियल केस, हम लोग प्रैक्टिकल केस को कंसीडर करते हैं, तो कोई एक मटेरियल है, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, वट भी, सबके पास कुछ ना कुछ तो रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी होगी। तो रेसिस्टिंग, और चूंकि उससे होकर करंट फ्लो कर रहा है, तो रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी भी है और कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी है, दोनों है। तो अब हम दोनों को एक ही साथ डिस्कस करते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट 1 को और स्टेटमेंट 2 को। तो देखिए, अब हम ओम्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। रेसिस्टर के लिए क्या बोला गया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कंडक्टर के लिए क्या बोला गया था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए, दोनों एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल है, दोनों प्रॉपर्टी एक ही कंडक्टिंग मटेरियल में है। V इज इक्वल टू R इंटू I एंड I इज इक्वल टू G इंटू V, वेयर ये R क्या था, रेसिस्टेंस, और ये क्या था, कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस। अब यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई, और हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी। लेट अस assume this is equation number 2 and this is equation number 1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 क्या लिखे? 1 बाई आर इज इक्वल टू जी और जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। लिख सकते हैं जी क्या है हमारा? कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस यूनिट क्या होता है इसका? महो। ओम का उल्टा, एंड, और इसको सीमेंस भी बोलते हैं। एस से, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसका एक यूनिट महो और एक यूनिट सीमेंस होगा। अब ध्यान दीजिए जरा, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टेंस को क्या बोले? देखिए यहां पे आया हमारा कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब यदि रेसिस्टेंस रेस्ट्रिक्ट करने की प्रॉपर्टी है तो कंडक्टेंस क्या होगा? सपोजिंग प्रॉपर्टी है। सपोजिंग प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू परमिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल, कि वो अपने से होकर कितना करंट फ्लो करने की परमिशन देता है, या उसकी क्या एबिलिटी है कि वो अपने से होकर कितना करंट फ्लो करने देगा। वही क्या है हमारा? उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो आज हम अपने लेक्चर्स को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बेसिक लॉज का सेकेंड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ का कुछ बचा हुआ पार्ट है। हम रिलेशनशिप अभी तक नहीं देखे हैं कि वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पावर डिफाइन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट देख लेंगे, और तब हम प्रोसीड कर लेंगे किरचॉफ्स लॉ की तरफ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की तरफ। सो थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डाउनलोड द परवाज ऐप from the Play Store for the more content. Thank you.